जिस वक्त हम सो रहे होते हैं उस वक्त भी कोई मेहनत कर रहा होता है। जिस दिन बराबरी में मिलेगा ना, वो रौंद कर आगे निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बेसिकली एलडीसी 70% के रिगार्डिंग में, तो वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। रिमूवल और डिसमिसल ऑफ ए रेलवे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि वेदर पेंशन इज पेएबल इन द केसेज ऑफ रिमूवल और डिसमिसल ऑफ ए रेलवे सर्वेंट। कहता है कोई रेलवे सर्वेंट है, यदि वो रिमूवल होता है या फिर डिसमिसल फ्रॉम रेलवे सर्विस, कोई भी रेलवे सर्विस, कोई रेलवे सर्वेंट यदि रिमूवल हो या फिर डिसमिसल हो तो क्या उसे पेंशन पेएबल होगा या नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, पेंशन उसको अवेलेबल होगा यानी पेएबल होगा। लेकिन कौन सा पेंशन, तो कॉम्पेंसेट अलाउंसेस कैन बी कंसीडर्ड, यानी क्षतिपूर्ति अलाउंसेज उसको दिया जाएगा, है ना। कौन सा, तो कॉम्पेंसेट अलाउंस कैन बी कंसीडर्ड। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल रनिंग क्वेश्चन है और डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कि आफ्टर रिटायरमेंट ए चार्जशीट कैन बी इशूड ओनली बाय द, यानी रिटायरमेंट के बाद भी चार्जशीट इशूड किया जाता है किसी के अगेंस्ट में, वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, विच पेनाल्टी डज नॉट इफेक्ट फ्रॉम प्रमोशन। मान लीजिए कि किसी को पेनाल्टी है, किसी को किसी तरह के पेनाल्टी जैसे SF11 या 5 दिस दैट जो भी कुछ मिल जाए, तो विच पेनाल्टी डज नॉट इफेक्ट फॉर प्रमोशन। नहीं, कहता है कौन से पेनाल्टी, चार्जशीट की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, SF11 SF5 नहीं, विच पेनाल्टी डज नॉट इफेक्ट फॉर प्रमोशन। तो देखिए कौन सा पेनाल्टी है जो कि अधिक किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में यदि वो पेनाल्टी लगाया जाता है तो प्रमोशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टॉपेज ऑफ पास और PTO, यानी किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में पेनाल्टी मिला हो और उसका पास एंड PTO स्टॉप कर दिया गया हो तो उसके प्रमोशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीधा सीधी क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी व्हेन एन एम्प्लॉय, यानी कोई भी एम्प्लॉय कहता है कि है उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी नॉट नेसेसरी, इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी। इंक्वायरी की ज़रूरत कब नहीं पड़ती, तब जब कन्विक्शन ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, यानी वो एम्प्लॉय कन्विक्शन ऑफ क्रिमिनल चार्जेस का मतलब कि उस दायरे में वो आता है, कन्विक्शन ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, तो फिर इंक्वायरी वहाँ पर नेसेसरी नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ज्वाइन RELHS फॉर लेवल 7। अब देखिए कमेंट में आप लोग RELHS का फुल फॉर्म लिख कर बताइए कि RELHS का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन आपका है कि द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ज्वाइन RELHS फॉर लेवल 7 टू लेवल 10 एम्प्लॉयज एज पर द 7th पे कमीशन shall be last month basic pay drawn or blanks how many amount whichever is lower। यानी RELHS का जो रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है ज्वाइन करने के लिए लेवल 7 टू लेवल 10 तक के एम्प्लॉय के लिए एज पर 7th से PC, तो जो कहता है लास्ट मंथ का जो बेसिक पे होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, या फिर अमाउंट विच एवर इज़ लोअर, तो कहता है 78,000 यानी 78,000 रुपया, या अमाउंट विच एवर इज़ लोअर, है ना। तो आपको बताना है कि RELHS का फुल फॉर्म क्या होता है।
आदि नहीं आता है तो भी लिख देना है कमेंट बॉक्स में कि RLHS का बताया जाए, मैं बता दूंगा। अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन ग्रुप C और D shall not accept any gift without sanction of the government if the value of thereof exceeds। कहता है ग्रुप C या कोई ग्रुप D का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सैंक्शन के बिना वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है इफ़ द वैल्यू देयर ऑफ एक्सिड्स, आदि वैल्यू 500 रुपया से ज़्यादा का हो तो वो कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन ना मिल जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग डिडक्शन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस, यानी कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिडक्शन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस, जीवन निर्वाह भत्ता जो दिया जाता है सब्सिस्टेंस अलाउंसेस, तो कहता है कि इनमें से कौन सा जो डिडक्शन है वो डिडक्ट किया जाना मनाही है। तो इसका जो आंसर है कोर्ट अटैचमेंट। क्या है? कोर्ट अटैचमेंट, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग डिडक्शन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस, यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस से कोर्ट अटैचमेंट का जो ए डिडक्शन है वो प्रोहिबिटेड है पूरी तरह से। नेक्स्ट, पेनाल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाई, तो देखिए कहता है पेनाल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट, कहता है कि वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि पेनाल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट या फिर रिमूवल या फिर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड, यानी किस अथॉरिटी के द्वारा इम्पोज किया जाता है यानी लागू लगाया जाता है, यानी वो उसको कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए बाध्य कर सकता है, सर्विस रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर सकता है, तो वो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो आपको कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए बाध्य कर सकता है, आपको सर्विस से रिमूवल कर सकता है और डिसमिसल भी कर सकता है। तो कौन? तो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहता है कि विच अथॉरिटी कैन मेक ए कट इन पेंशनरी बेनिफिट, कौन सा अथॉरिटी है जो कि पेंशन बेनिफिट में आपको कट कर सकता है यानी उसमें कोई कटौती कर सकता है, तो ये तो महामहिम प्राइम मिनिस्टर जी ही कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन पास और पीटीओ, यानी पास और पीटीओ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स है वो कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपेंडेंट 2 हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है 2। एंड नेक्स्ट, ग्रुप डी एम्प्लॉयज विथ सर्विस 25 years एंड मोर एलिजिबल फॉर हाउ मेनी सेट ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज एवरी ईयर, यानी यदि कोई ग्रुप डी का एम्प्लॉय है जो कि 25 ईयर्स से ज़्यादा वो मतलब ये सर्विस कर चुका है तो वो एलिजिबल होगा पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज, प्रत्येक साल वो कम्प्लीमेंट्री पासेज के लिए वो एलिजिबल होगा। तो आपको बताना है कितने सेट पास पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज उसको दिया जाएगा एवरी ईयर। तो उसका जो राइट आंसर है ग्रुप डी स्टाफ है तो 1 हो जाएगा उसका, यानी वो मीन्स पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज जो है वो ग्रुप डी स्टाफ को 1 दिया जाता है। नेक्स्ट, कलर ऑफ सेकेंड क्लास प्रिविलेज पास, यानी सेकेंड क्लास प्रिविलेज पास का जो कलर होता है वो होता है पिंक कलर। कौन सा कलर? पिंक, यानी कलर ऑफ सेकेंड क्लास प्रिविलेज पास उसका कलर होता है पिंक। नेक्स्ट, कलर ऑफ फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास, तो फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। अब देखिए ध्यान देना इस बात को कि कलर ऑफ फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास, आप लोग को ग्रीन पास मिलता होगा, किसी को पिंक पास मिलता है, तो एक्चुअली में जो पिंक पास होता है, पिंक कलर का जो
पास का जो होता है, हालांकि अभी तो सब HRMS पोर्टल के थ्रू हो गया, बट इसके पहले जो पास इशू होता था पिंक कलर का, तो कलर ऑफ सेकेंड क्लास का वो प्रिविलेज पास होता था, और जो ग्रीन कलर का जो पेपर में जो पास होता था वो फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास होता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फॉलोइंग मैरिड डॉटर इज एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास, यानी कहता है कि इनमें से कौन सी मैरिड डॉटर है जो कि प्रिविलेज पास में इंक्लूड किया जाएगा। बिलो 18 ईयर्स, बिलो 21 ईयर्स, एनी एज नॉट एलिजिबल। देखिए यदि कोई डॉटर मैरिड है तो वो आपके पास प्रिविलेज पास में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि वो विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है और डिपेंडेंट अपने फैमिली पर हो जाती है, मीन्स पेरेंट्स पर हो जाती है, तो वो पेरेंट्स में इंक्लूडेड कर ली जाएगी, है ना। ऐसे यदि मैरिड डॉटर है तो वो प्रिविलेज पास में नॉट इंक्लूडेड, यानी नॉट टू बी इंक्लूडेड, उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि द फॉलोइंग अनमैरिड डॉटर इज एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। अब देखिए अनमैरिड डॉटर है, यानी अनमैरिड डॉटर है, दैट मीन्स वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, और यदि उसके पेरेंट्स में से वन ऑफ देम कोई रेलवे एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो जो अनमैरिड जो डॉटर है तो उन्हें प्रिविलेज पास में शामिल कर लिया जाएगा, उसे इंक्लूड कर दिया जाएगा। कब तक? तो एट एनी एज, किसी भी एज पर। हाँ, कंडीशन है कि वो अनमैरिड होने चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट थोड़ा जूम कर लिया जाए। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इफ बोथ वाइफ एंड हस्बैंड आर एम्प्लॉयड इन रेलवेज, एलिजिबिलिटी ऑफ अवेलिंग प्रिविलेज पासेज। क्या एलिजिबिलिटी? यदि हस्बैंड वाइफ दोनों रेलवे एम्प्लॉय हैं तो इसका जो आंसर है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही एलिजिबल है प्रिविलेज पास के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग इन ग्रुप ए पोस्ट एंड मे एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम हिज नियर एंड डियर रिलेटिव्स or from his personal friends having no official dealings with him but shall make a report to the government if the value of such gift exceeds। देखिए कोई भी यदि ग्रुप ए पोस्ट को होल्ड करता है कोई भी इंसान, तो वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है कितना तक, तो लेकिन shall make a report to the government if the value of such gift exceeds 25,000। यदि 25,000 से ज़्यादा का गिफ्ट यदि कोई ग्रुप ए पोस्ट को होल्ड कर रहा है कोई एम्प्लॉई, तो उसे उन्हें गवर्नमेंट को क्या करना होगा? इंटीमेट करना होगा। कब? जब 25,000 से ज़्यादा का गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि ए गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग इन ग्रुप सी पोस्ट मे एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव्स और फ्रॉम हिज personal friends having no official dealings with him but shall make a report to government if the value of such gift 7,500। अब देखिए, अब एक यहाँ पर एक बात आ गया कि यदि कोई ग्रुप ए पोस्ट को होल्ड कर रहा है तब वो 25,000 से ज़्यादा का गिफ्ट यदि एक्सेप्ट करता है तो दे शैल मेक अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। ओके, और यदि कोई ग्रुप सी पोस्ट को होल्ड करता है कोई एम्प्लॉई और यदि वो 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपीज़ से ज़्यादा का यदि वो गिफ्ट एक्सेप्ट करता है तो दे शैल मेक अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी 7,500 रुपये ज़्यादा का गिफ्ट ग्रुप सी एम्प्लॉय यदि ऐसा है कि नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, बट दे विल हैव टू इंटीमेट गवर्नमेंट, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैटर को थोड़ा माइंड में भी रखते चलना है कि कहाँ तक का गिफ्ट हमें एक्सेप्ट करना है और कितने से ज़्यादा का जब करेंगे तो हमें गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 द फैमिली पेंशन शैल नॉट बी लेस देन ब्लैंक्स हाउ मेनी % ऑफ द मिनिमम ऑफ द स्केल
हेल्ड बाय द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। तो कहता है कि द फैमिली पेंशन से नॉट बी लेस देन 30%, यानी 30% से कम फैमिली पेंशन नहीं हो सकता है। यानी यदि किसी को फैमिली पेंशन ग्रांट होता है तो द फैमिली पेंशन से नॉट बी लेस देन 30%, ओके, ऑफ द मिनिमम ऑफ द स्केल हेल्ड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का जब रिटायरमेंट होता है या फिर डेथ होता है तो वैसे कंडीशन में जो फैमिली पेंशन दिया जाएगा वो उस जो बेसिक है, जो स्केल है, उसका 30% से कम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि द इनहेंस्ड फैमिली पेंशन शेल नॉट बी लेस देन ब्लैंक्स हाउ मेनी % ऑफ द मिनिमम ऑफ द स्केल हेल्ड बाय द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है 50%। क्या कह रहा है कि जो इनहेंस्ड फैमिली पेंशन होगा वो 50% से कम नहीं हो सकता है। यानी बढ़ा हुआ जो फैमिली पेंशन है वो 50% से कम नहीं हो सकता है, और जो ओनली फैमिली पेंशन है वो 30% से कम नहीं हो सकता है। एंड पेंशनर वुड बी इंटाइटल्ड टू रिस्टोर हिज कम्यूटेटेड पेंशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। यानी कोई पेंशनर है वो कितने सालों के बाद अपने कम्यूटेटेड पेंशन को रीस्टोर करने के लिए इंटाइटल बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेलवे सर्वेंट विथ मिनिमम हाउ मेनी ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस आर इंटाइटल्ड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट बाय गिविंग द 3 months एडवांस नोटिस। यानी कोई भी रेलवे सर्वेंट 3 महीने के एडवांस नोटिस के बेस पर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट, जिसको वीआर बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। तो कहता है कि कितने क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए, कितने ईयर्स, तो ये है 20 ईयर्स। यानी कोई भी रेलवे सर्वेंट 20 ईयर्स का जॉब पूरा कर लेता है तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट देने के लिए इंटाइटल्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कहता है कि अमाउंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इज पेड टू द ऑप्टेड पेंशनर और फैमिली पेंशनर पर मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017। देखिए कहता है 1/7/2017 से ये विथ इफेक्ट फ्रॉम है 1/7/2017, यानी 1 जुलाई 2017। अमाउंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इज पेड टू द ऑप्टेड पेंशनर और फैमिली पेंशनर। यानी ऑप्टेड पेंशनर हैं या फिर फैमिली पेंशनर हैं तो उन्हें पर मंथ 1/7/2007 से जो अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट मेडिकल अलाउंसेज का, वो है 1000 रुपीज़। कितना है? 1000 रुपीज़। तो अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है जानना, किन्हीं को पता ही नहीं है कि ऑप्टेड, मतलब कई लोगों को पता नहीं है कि ऑप्टेड पेंशनर और फैमिली पेंशनर को जो पर मंथ है वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस भी दिया जाता है और वो राशि है 1000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि ग्रेचुटी इज पेड एट द रेट ऑफ 1/4 मंथ पे फॉर ईच completed half year of the service subject to a maximum of how many times or months pay for ₹20 lakh whichever is less। यानी तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 16 होल्ड 1/2 टाइम्स या फिर 20 lakhs whichever is less। ठीक है, यानी ग्रेचुटी इज पेड एट द रेट ऑफ 1/4 मंथ पे पर ईच completed half year of the service subject to a maximum of 16 whole 1/2 times months pay और ₹20 lakh whichever is less। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और जो आपको अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स ऑन अकाउंट ऑफ मिसिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट इज अप टू हाउ मेनी मंथ्स। तो कहता है यदि कोई रेलवे एम्प्लॉय मिसिंग है यानी वो कहीं खो गया, गुमशुदा हो गया है, तो वैसे कंडीशन में जो रेलवे क्वार्टर होगा वो पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स, यानी रेलवे क्वार्टर का जो रिटेंशन का जो पीरियड है वो यदि कोई रेलवे सर्वेंट मिसिंग है तो उसके एवज में 36 मंथ तक वो रिटेन कर सकता है। कितना? 36 मंथ, यानी
3 साल, है ना। कब? जब कोई रेलवे एम्प्लॉय मिसिंग है, गुमशुदा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है द वैलिडिटी ऑफ प्रिविलेज पास, यानी प्रिविलेज पास जो हम लोग को मिलता है वो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो कितने दिनों की होती है। तो प्रिविलेज 50,000 रुपीज़ है तो उसका 50% से कम पेंशन के रूप में नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कि हाउ मेनी डेज ऑफ बोथ LAP एंड LHAP आर इंटाइटल्ड फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम में LAP और LHP कितने दिनों तक, यानी कितने दिनों का होना चाहिए LAP और LHP, ताकि उनको इनकैश किया जाए, है ना। इनकैशमेंट ऑफ लीव की बात किया जाए तो वो है 300 डेज होना चाहिए बोथ LAP एंड LHAP, तो वो इनकैशमेंट ऑफ लीव के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी शेल नॉट बी मोर देन, ग्रेच्युटी का जो अमाउंट है वो 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपेंसेट अलाउंस shall be sanctioned to by competent authority। तो कहता है कि कंपेंसेट अलाउंस किसको सैंक्शन किया जाता है, तो रेलवे सर्वेंट हु इज रिमूव्ड और डिसमिस्ड, यानी वैसे रेलवे सर्वेंट जो रिमूव कर दिया गया हो, डिसमिस कर दिया गया हो, तो वैसे रेलवे एम्प्लॉय को कंपेंसेट अलाउंसेस दिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 मिनिमम पेंशन एज पर 7th से पी इज। तो देखिए जो मिनिमम जो पेंशन है ना वो 7th, जिसे अभी हम लोग पढ़े ना कि 30% से कम जो है वो फैमिली पेंशन नहीं मिल सकता है, और इन्हांस्ड फैमिली पेंशन है वो 50% से कम नहीं मिल सकता है। तो उसी प्रकार 7th से पी के अनुसार जो मिनिमम पेंशन है ना वो 9,000 रुपीज़ है। 9,000 रुपीज़ से कम किसी को भी पेंशन नहीं मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द कंपेंसेट अमाउंट शैल बी डिपॉजिटेड विथ, तो लेबर कमिश्नर, यानी इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लेबर कमिश्नर, यानी जो कंपेंसेट अमाउंट होता है वो डिपॉजिट किया जाता है लेबर कमिश्नर के माध्यम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स ग्रासिया लमसम कंपेंसेशन इज पेड टू द फैमिलीज ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज हु डाई इन हार्नेस इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्फाइड ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। ये सही है, कोई एम्प्लॉयज ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान यदि वो घायल होता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो एक्स ग्रासिया लमसम कंपेंसेशन उसको पेड किया जाता है। और जो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि जो एक्स ग्रासिया लमसम अमाउंट पेड फॉर डेथ अकरिंग ड्यू टू एक्सीडेंट इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, यानी कोई रेलवे एम्प्लॉय ड्यूटी के दौरान अपने परफॉर्मेंस के दौरान यदि उसका डेथ हो जाता है तो एक्स ग्रासिया लमसम जो अमाउंट है वो है 25 लैक्स। कितना है? 25 लैक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।